गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस, जिसके पार्ट नंबर 1 की हम बात करने जा रहे हैं। एक नए चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड। तो हम आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं। आयनिक का मतलब आयंस की फॉर्म और ठोस का मतलब ठोस अवस्था। जो पदार्थ सॉलिड अवस्था में आयन के रूप में रहते हैं वो आयनिक ठोस होते हैं। अब देखिए, आयनिक ठोस के अंदर आयंस होंगे, यानी आयंस दो टाइप के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो धनायन या ऋणायन के रूप में रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते भी हैं और आकर्षण के कारण वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो आयनिक ठोस वे ठोस यौगिक होते हैं जो आयन की फॉर्म में होते हैं। धनायन और ऋणायन, धनायन ऋणायन को आकर्षित करता है और ऋणायन धनायन को आकर्षित करता है। धनायन ऋणायन के साथ जुड़ा रहता है और ऋणायन धनायन के साथ जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो आयनिक ठोस यौगिक होते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सा आयन कितने आयनों के द्वारा घिरा हुआ है। भी मान लो हमने ये कह दिया कि धनायन ऋणायन के साथ आकर्षित रूप में रहता है और ऋणायन धनायन के साथ आकर्षित रूप में रहता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा धनायन कौन से ऋणायन के साथ कितने आयनों के साथ आकर्षित रहता है, कितने आयनों से घिरा रहता है। कहने का मतलब एक धनायन कितने ऋणायनों से घिरा हुआ है, एक ऋणायन कितने धनायनों से घिरा रहता है, यह उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है। क्या होती है? उपसहसंयोजन संख्या होती है। उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या सब आयनिक ठोस जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग होती है। उपसहसंयोजन संख्या समान प्रकार की भी हो सकती है, भिन्न प्रकार की भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जितने भी आयनिक ठोस हैं उनके अंदर उपसहसंयोजन संख्या समान प्रकार की रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आयनिक ठोस जो यौगिक होते हैं उन्हें कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपने, जैसे इन्हें AB प्रकार के यौगिक कहा जा सकता है, इन्हें AB2 प्रकार के यौगिक कहा जा सकता है और इन्हें AB3 प्रकार के यौगिक कहा जा सकता है। भी एक है उसको A मान लिया, दूसरे को B मान लिया, तो ये बराबर फॉर्म में भी जुड़े रह सकते हैं, डबल भी जुड़े हो सकते हैं, ट्रिपल भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल जैसे NaCl ले लें हम, तो NaCl में जितने धनायन ऋणायनों से घिरा रहता है उतना ही वह ऋणायन धनायनों से घिरा रहता है। तो इनकी उपसहसंयोजन संख्या जो होती है वो बराबर होती है। इनकी उपसहसंयोजन संख्या का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। उपसहसंयोजन संख्या के अनुपात को A/B से शो किया जाता है। इसका मतलब ये धनायन है, मान लो, तो ये कितने ऋणायनों से घिरा हुआ है और ये ऋणायन है तो ये कितने धनायनों से घिरा रहता है। तो इनके आधार पर हम उपसहसंयोजन संख्या को अनुपात में शो करते हैं और उसको बुलाया जाता है उपसहसंयोजन अनुपात या उपसहसंयोजक अनुपात। क्या बोला जाता है? उपसहसंयोजक अनुपात। वो अनुपात कोई भी हो सकता है, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अब देखिए, ये तो आयनिक ठोस की बात हो गई कि आयनिक ठोस क्या होते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं वो धनायन ऋणायन की फॉर्म में रहते हैं। एक धनायन दूसरे ऋणायनों से आकर्षित रहता है और एक ऋणायन धनायन से आकर्षित रहता है। एक धनायन कितने ऋणायनों से घिरा रहता है और घिरा रहने के कारण, और एक ऋणायन कितने धनायनों से घिरा रहता है और वो दोनों एक दूसरे से घिरी हुई आकृति में
या एक दूसरे से आकर्षित फॉर्म में एक संरचना का निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, वो यौगिक आयनिक ठोस यौगिक होता है। या जो संरचना होती है वो आयनिक संरचना होती है। भी एक धनायन कितने ऋणायनों से घिरा हुआ है, एक ऋणायन कितने धनायनों से घिरा हुआ है, घिरे हुए वो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, वो स्ट्रक्चर आयनिक स्ट्रक्चर होती है, जो कई प्रकार से हो सकती है। तो हम इनकी चर्चा करेंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन जो था आयनिक सॉलिड का वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पहला टॉपिक आता है आयनिक संरचना। हमने अभी बात की थी कि एक धनायन कितने ऋणायनों से घिरा हुआ है, एक ऋणायन कितने धनायनों से घिरा हुआ है, वो आकर्षित रहते हैं, तभी घेरे रहते हैं उनको, जिससे वो एक संरचना का निर्माण करते हैं और उस संरचना को आयनिक संरचना कहा जा सकता है। ये आयनिक संरचना कई प्रकार की हो सकती है, जैसे ए बी प्रकार के यौगिक को मान लो, ए बी प्रकार के यौगिक को यानी बराबर रूप में पाई जाते हो। ए बी प्रकार के यौगिकों की संरचना हो सकती है, वो AB2 प्रकार के यौगिकों की संरचना हो सकती है। और वो AB3 प्रकार के यौगिकों की संरचना हो सकती है। AB3 प्रकार के यौगिकों की संरचना हो सकती है। AB3 प्रकार के यौगिकों की संरचना हो सकती है। AB प्रकार के यौगिकों की संरचना के अंदर एग्जाम्पल हम NaCl ले लेते हैं, CsCl ले लेते हैं। इन दोनों के स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। एक प्रकार के यौगिकों की संरचना के अंदर हम एक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उससे काम भी चल सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो स्ट्रक्चर करवाऊँगी। AB2 प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसके अंदर हम CaF2 ले लेते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम फ्लोराइड। या इसके अलावा हम जिंक सल्फाइड ZnS ले सकते हैं, जिसके अंदर जिंक ब्लेड या जिंक बोटेलाइट की स्ट्रक्चर हो सकती है। और AB3 प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उनके अंदर जो A है वो A और B जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो AB3 प्रकार के जो यौगिक है उनके अंदर हम ले लें CrCl3 की स्ट्रक्चर और AlCl3 की स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर हम बनाते नहीं हैं, लेकिन इनके बारे में जो जनरल नॉलेज होता है वो तो पढ़ते ही हैं। इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होती है तो हम नहीं बनाते, जनरली स्ट्रक्चर हम इन दो की बनाते हैं। तो ये आयनिक संरचनाओं के प्रकार हैं। 3 प्रकार की आयनिक संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होती है AB प्रकार के यौगिकों की संरचना, जिसके अंदर हम बात करें AB प्रकार के यौगिकों के अंदर संरचना के अंदर NaCl CsCl की संरचना, AB2 प्रकार की यौगिकों की संरचना में कैल्शियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, AB3 प्रकार के यौगिकों में CrCl3 और AlCl3। अब हम एक एक की स्ट्रक्चर लेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम AB प्रकार के यौगिकों की संरचना की बात करते हैं, जिसके अंदर हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, NaCl की संरचना। सबसे पहले हम लेते हैं NaCl की संरचना। NaCl की संरचना की अगर हम बात करें तो NaCl के अंदर क्या होगा, एक तो NaCl में क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। पहली बात तो ये है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे और इनका जो त्रिज्या अनुपात होगा, इनका जो त्रिज्या अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 0.52 होगा। त्रिज्या अनुपात जो होगा वो 0.52 होगा। अष्टफलकीय रूप में व्यवस्थित होगी इनकी संरचना, अष्टफलकीय रूप के अंदर व्यवस्थित होगी, अष्टफलकीय रूप के अंदर व्यवस्थित होगी। सबसे पहले NaCl के अंदर
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। त्रिज्या अनुपात जो होगा वो 0.52 होगा और इनके अंदर अष्टफलकीय रूप में ये व्यवस्थित रहेंगे। इसमें क्या होगा कि एक धनायन, इसके अंदर एक धनायन 6 ऋणायनों से तथा एक ऋणायन 6 धनायनों से घिरा रहेगा। कहने का मतलब है कि एक Na और 6 Cl से घिरा रहेगा और एक Cl 6 Na से घिरा रहेगा, वो हम करेंगे। तो इनकी उपसहसंयोजन संख्या का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 6:6 हो जाएगा, क्योंकि 6 धनायन और 6 ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इनकी फलक केंद्रीय घनीय स्ट्रक्चर होगी। इनकी जो संरचना होगी वो फलक केंद्रीय घनीय संरचना होगी। कैसी संरचना होगी? फलक केंद्रीय घनीय संरचना, जिसके अंदर जो आयन्स होते हैं वो केंद्र में भी पाई जाती हैं, फलक में भी पाए जाते हैं और कोनों पर भी पाए जाते हैं। तो उन्हें फलक केंद्रीय घनीय संरचना कहा जा सकता है। जैसे हमारे पास में NaCl की संरचना बनाएं, हम बात कर रहे थे NaCl की संरचना की। NaCl की संरचना में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के रूप में त्रिज्या अनुपात 0.52 या 52 अष्टफल के रूप होता है। एक धनायन 6 ऋणायनों से और एक ऋणायन 6 धनायनों से उपसहसंयोजन संख्या का अनुपात 6:6 होता है और फलक केंद्रित घनीय संरचना के रूप में पाई जाती हैं। फलक केंद्रित घनीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर NaCl की संरचना की बात करें, संरचना बनाएं अपने। इस प्रकार पहले एक डिब्बा बना लेते हैं अपने, फिर उसके बाद में यहाँ से दूसरा डिब्बा इस प्रकार बनाएंगे। और इन कॉर्नर को इस तरीके से मिला देंगे, इन कॉर्नर को इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद में यहाँ इन सभी के बीच में एक एक लाइन इस प्रकार खींचेंगे, इनको भी आपस में मिला देंगे। ये 2 डिब्बे और जिनको बीच की लाइनों से मिला दिया हमने। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच में एक लाइन और खींचेंगे इस प्रकार, और यहाँ पर भी खींचेंगे इस प्रकार। तो इस लाइन को थोड़ा इधर खींच दिया हमने, इस प्रकार इस लाइन को ऐसे खींचेंगे और इस लाइन को इस प्रकार इसके साथ मिला देंगे और इस लाइन को इस प्रकार इसके साथ में मिला देंगे। फिर बीच में से एक लाइन और खींचेंगे, इस प्रकार इनको मिला देंगे। एक इस प्रकार लंबी कटी हुई स्ट्रक्चर के रूप में इसको शो कर दिया। फिर उसके बाद में हम इधर भी एक लाइन खींचेंगे, इसी प्रकार यहाँ खींच दी हमने, और इसी प्रकार इधर भी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और इन लाइंस को इस प्रकार मिला देंगे इसके साथ में, और इस लाइन को इसके साथ में मिला देंगे इस प्रकार, और इनको बीच में से फिर इस प्रकार मिला देंगे। इस तरीके से 2 डिब्बे बनाए, उनके कॉर्नर मिलाए और बीच में से खड़ी हुई स्लाइड की फॉर्म में 2 स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दी। फिर उसके बाद में
हम क्या करते हैं, इनको इस प्रकार यहाँ से हम मिला देते हैं, इस प्रकार इस लाइंस को यहाँ से मिलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो खाली कॉर्नर होगा या खाली जो डिब्बा होगा वो Na पॉजिटिव को शो करेगा, और जो भरा हुआ डिब्बा है वो किसको शो करेगा, Cl नेगेटिव को शो करेगा। इस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे इसको। तो जो खाली भाग है वो किसको शो कर रहा है, Na पॉजिटिव को, Na पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव नहीं, Na पॉजिटिव, और जो भरा हुआ है वो Cl नेगेटिव को शो कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर हम क्या करते हैं, खाली कॉर्नर को रखते हैं, खाली को रखते हैं, Na को लेते हैं हम, Na कितने Cl, ये Na खाली है तो यहाँ पे Cl क्या होगा, भरा हुआ आएगा, यहाँ भी Cl क्या आएगा, भरा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी Cl भरा हुआ आएगा और यहाँ भी Cl क्या होगा, भरा हुआ आएगा। इस प्रकार हम इनको शो कर देंगे। ये खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा, और ये खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा। उसके बाद में ये खाली है तो ये भरा हुआ होगा, फिर ये खाली, ये भरा हुआ, इधर ये खाली है तो ये भरा हुआ कॉर्नर हो जाएगा, ये भरा हुआ है तो ये खाली हो जाएगा, ये भरा हुआ कॉर्नर हो जाएगा, ये खाली, ये भरा हुआ कॉर्नर, ये Cl है तो यहाँ Na रख देंगे, यहाँ Na है तो यहाँ क्या रखेंगे, Cl रखेंगे, यहाँ Na रखेंगे, यहाँ Na रखेंगे, यहाँ हम Cl रखेंगे, फिर यहाँ Na रखेंगे और यहाँ Cl रखेंगे। इस प्रकार से रख देंगे, ठीक है। बीच में हमारे पास क्या है, Na है, क्या है, Na। उसके बाद में ये Na है तो यहाँ Cl रख देंगे और यहाँ भी क्या रख देंगे, Cl रख देंगे। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर इस प्रकार बनती है। ये जो Na पॉजिटिव है ये 1 2 3 4 5 और 6 Cl से गिरा हुआ है। इस प्रकार इनको मिला देंगे हम। ठीक है, फिर ये यहाँ से इनको मिला देंगे इस प्रकार। और इसको मिला देंगे इस प्रकार। फिर इसको मिलाएंगे यहाँ से। और इसको इसके साथ में मिला देंगे। प्रत्येक Cl को Cl के साथ मिला दें। इस प्रकार ये संरचना जो होती है वो NaCl की संरचना होती है, जिसके अंदर यहाँ बीच में क्या है, Na पॉजिटिव धनायन, जिसको Na से शो किया है हमने। और ये 1 2 3 4 5 और 6 Cl से घिरा हुआ है। तो हमने ऐसे कहा था कि जो एक धनायन होता है या एक Na पॉजिटिव है वो 6 Cl से और एक Cl 6 Na से घिरा रहेगा। मान लो हम क्या करते, यहाँ Cl जोड़ देते हो तो ये सारे क्या हो जाते हैं, Na हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो NaCl की संरचना है, इसके अंदर एक Na
6Cl से घिरा रहता है, 6Cl से आकर्षित रहता है और एक Cl 6Na से घिरा रहता है या आकर्षित रहता है। तो इनकी जो उपसय संयोजन संख्या है दोनों की 6 होती है। तो उपसय संयोजन जो अनुपात होगा वो क्या आ जाएगा, 6:6 आ जाएगा। NaCl के अंदर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव पाए जाते हैं। त्रिज्या अनुपात 0.52 होता है। अष्टफल के रूप में पाए जाते हैं। एक धनायन 6 ऋणायनों से, एक ऋणायन 6 धनायनों से घिरा रहता है और अष्टफल के उपसय संयोजन संख्या का जो अनुपात है वो 6:6 होता है और फलक केंद्रीय गणीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ये थी हमारी NaCl की संरचना और ये संरचना AB प्रकार के यौगिकों के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर एक धनायन एक ऋणायन आपस में मिलकर के इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको बोला जाता है AB प्रकार के यौगिकों की संरचना। अब AB प्रकार के यौगिकों की संरचना के अंदर हमने NaCl की तो बात कर ली, लेकिन इसके अंदर CsCl सीजियम क्लोराइड भी आता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। CsCl की संरचना, सीजियम क्लोराइड की संरचना। इसके अंदर एक सीजियम आयन और Cl नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। इनका जो त्रिज्या अनुपात होता है वो कितना पाया जाता है, 0.93 होता है इनका जो त्रिज्या अनुपात। अब त्रिज्या अनुपात क्या होता है वो इसी चैप्टर में आएगा, हम त्रिज्या अनुपात सबका निकालेंगे भी अलग अलग। तो इनका जो त्रिज्या अनुपात है वो 0.93 होता है और इनके अंदर क्या होता है कि उपसय संयोजन संख्या का जो मान होता है, उपसय संयोजन संख्या का जो मान होता है, उपसय संयोजन संख्या का जो मान होता है वो कितना आता है, 8 आता है। यानी कि एक जो सीजियम धनायन है वो 8 Cl नेगेटिव या ऋणायन से घिरा रहता है, एक Cl नेगेटिव 8 Cs से घिरा रहता है। तो इनकी जो संरचना पाई जाती है वो संरचना क्या होती है, काय केंद्रीय घनीय संरचना होती है। काय केंद्रीय घनीय संरचना होती है। उनकी के मतलब उनकी फलक केंद्रीय घनीय संरचना थी, ये काय केंद्रीय घनीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। वहाँ धनायन या ऋणायन में से फलक पर पाए जा रहे थे, ये क्या होते हैं, फलक होते हैं, फलक के अंदर पाए जा रहे थे। इसके अंदर फलक के अंदर नहीं पाए जाएंगे। जो भी आयन्स होंगे वो या तो कॉर्नर पर होंगे या केंद्र में उपस्थित होंगे, इसलिए इस संरचना का नाम दे दिया जाएगा काय केंद्रीय घनीय संरचना। काय केंद्रीय घनीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इनकी संरचना की हम बात करें तो सीजियम जो है वो 8 Cl नेगेटिव आयनों से घिरा रहता है और एक Cl नेगेटिव 8 सीजियम आयनों से घिरा रहता है। तो हम इसकी संरचना बनाते हैं।
इस तरीके की फॉर्म है। इसके अंदर 2 बॉक्स बनाए और उनको आपस में मिला लिया। अब देखिए जो खाली भाग है वो CS पॉजिटिव को शो करेगा और जो भरा हुआ भाग है वो किसको शो करेगा, Cl नेगेटिव को शो करेगा। कोई केंद्रीय घनीय संरचना, तो केंद्र में पाया जाएगा CGM जो खाली फॉर्म में है, और इन कॉर्नर पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो CGM केंद्र में पाया जा रहा है और Cl कॉर्नर पर पाए जा रहे हैं। फलक में कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस संरचना का नाम रखा है काई केंद्रीय घनीय संरचना। अब इसको मिला देंगे, ये इस प्रकार इसके साथ मिल गया, इसको हम इस प्रकार मिला देंगे, इसको इस प्रकार, इसको इस प्रकार और इसको इस प्रकार मिला देंगे, इस प्रकार। तो इसका मतलब ये CS है, एक धनायन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 Cl नेगेटिव से घिरा हुआ है। तो CGM क्लोराइड की जो संरचना है वो सबसे आसान संरचना मानी जाती है कि जिसके अंदर CsCl की संरचना में CS धनायन बनता है, Cl नेगेटिव। त्रिज्या अनुपात 0.93 होता है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि किसका त्रिज्या अनुपात कितना होता है। त्रिज्या अनुपात इसी चैप्टर में आगे हमारे टॉपिक है, वहाँ पढ़ेंगे हम किस प्रकार त्रिज्या अनुपात निकालते हैं। उपसंयोजन संख्या 8 होती है। एक CGM 8 नाइनों से घिरा हुआ है, एक CGM 8 Cl नेगेटिव से घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दे देंगे हम कि उपसंयोजन संख्या 8 होती है। अगर यहाँ पर Cl ले लिया जाए, ऋणायन ले लिया जाए तो कॉर्नर पर क्या आ जाएगा, CS आ जाएगा। तो एक ऋणायन 8 ऋणायनों से, एक ऋणायन 8 ऋणायनों से घिरा रहता है। तो CGM क्लोराइड की संरचना सबसे आसान संरचना होती है, काई केंद्रीय घनीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। उपसंयोजन संख्या 8 आती है, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो 8:8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8:8 हो जाएगा। तो AB प्रकार के यौगिकों की संरचना के अंदर बहुत सारी संरचनाएं आती हैं, हमें सारी नहीं पढ़नी, हमारे जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपने। तो AB प्रकार के यौगिकों की संरचना में हम 2 ही स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, NaCl और CHCl की, जो हमारे सिलेबस में है। ऐसे तो AB प्रकार के यौगिकों की संरचना बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि आयनिक सॉलिड बहुत सारे हैं, तो कोई कितनी भी संरचनाएं बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 2 संरचनाओं की बात की, ये थी AB प्रकार के यौगिकों की संरचना की बात कर रहे थे हम। इसके अलावा AB प्रकार में एक स्ट्रक्चर और आती है ZNS की संरचना। ZNS की संरचना ये संरचना भी आपके सिलेबस में दी हुई है, सिलेबस में नहीं, बुक में दी हुई है। सिलेबस में तो सिर्फ AB प्रकार के यौगिकों की संरचना दे रखी है, तो हम 2 स्ट्रक्चर कर लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन हम ZNS की संरचना जब आपकी बुक में दे रखी है तो हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ZNS की संरचना को 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो जिंक ब्लेड की फॉर्म में पढ़ेंगे, जिंक ब्लेड की फॉर्म में, और एक पढ़ेंगे जिंक बुर्टेलाइट की फॉर्म में, बुर्टेलाइट की फॉर्म में। क्योंकि ZN की संरचना जो होती है वो 2 प्रकार की होती है।
एक जिंक ब्लेड की फॉर्म में, एक जिंक बुटेलाइट की फॉर्म में। तो इन संरचनाओं में ZnS की जो संरचना होती है उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। जिंक ब्लेड की संरचना अलग बनेगी और जिंक बुटेलाइट की संरचना अलग बनेगी। तो जिंक ब्लेड की संरचना के अंदर तो क्या होगा कि हमारे पास में एक धनायन 4 ऋणायनों से घिरा रहेगा और इसके अंदर जो संरचना बनेगी वो चतुष्फल की आकृति की बनेगी। और जो जिंक बुटेलाइट है उसके अंदर षटकोणीय निबिड़ संकुलन जैसी संरचना बनेगी। तो ये हम बाकी ZnS की संरचना की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।